प्रेप गुरु सरवजीत स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस। हेलो नेट एस्पायरेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी हायर एजुकेशन के स्ट्रक्चर के बारे में, और उसमें से दोस्तों हमारा एक टॉपिक रह गया था जो कि था हमारा टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो इस वीडियो में दोस्तों हम उसी को कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि जो टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं वो कितने हैं, यानी कि कितने प्रकार की यूनिवर्सिटीज हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 5 प्रकार की मेनली जो यूनिवर्सिटीज हमारी होती हैं, उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर चार्ट बना सकते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों हमारी पिछली वीडियो में भी हमने चार्ट बनाया था दोस्तों, आप इस वीडियो में भी बना लीजिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिए ताकि आपकी क्लैरिटी लगातार बनी रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज आती हैं। इसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज आती हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और हमारी लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दोस्तों जो केंद्रीय अधिनियम के तहत स्टेबलाइज की जाती हैं, जो हमारा यूजीसी है वो इनको रेगुलेट करता है, वो इनका ध्यान रखता है, वही इनको जो विकास के लिए प्रोत्साहित करता है, वही इनको जो कह सकते हैं वित्त पोषण इनका करता है। टोटल हमारी 56 यूनिवर्सिटीज वर्तमान में है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। इसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं जो इसका विजिटर होता है वो दोस्तों हमारा राष्ट्रपति होता है। और इसके बाद दोस्तों आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं टोटल ये 56 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनमें से दोस्तों जो मुख्य हैं उन सभी को दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप इन सभी को नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम एक पॉइंट और कह सकते हैं कि इसमें कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दोस्तों अपने द्वारा सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये पॉइंट मैंने दोस्तों पहले भी आपको लिखवाया है, आप इसे दोबारा से भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम यहाँ पर चार्ट बनाना चाहें तो आप लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे हम कह सकते हैं कि टोटल 56 यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसके बाद दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है वो विजिटर होता है, यानी कि देखभाल रखता है। इसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपने द्वारा सदस्य भी मनोनीत कर सकता है। और दोस्तों केंद्रीय अधिनियम के तहत दोस्तों ये स्टेबलाइज की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम कह सकते हैं कि यही जो मेन चीज़ें होती हैं, कह सकते हैं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके बारे में होती हैं, यही जो बातें पूछी जा सकती हैं जो मेन है। इसके बाद दोस्तों हमारी आती है स्टेट यूनिवर्सिटी। तो स्टेट यूनिवर्सिटी दोस्तों हम कह सकते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी में दोस्तों जो प्रांतीय अधिनियम है, प्रोविंशियल एक्ट है, प्रोविंशियल एक्ट के तहत दोस्तों स्टेट यूनिवर्सिटी को स्टेबलाइज किया जाता है। और जो यूजीसी होती है दोस्तों, यूजीसी द्वारा इनका जो देखभाल की जाती है। यूजीसी द्वारा दोस्तों जो यूजीसी का अधिनियम कह सकते हैं 1956 है, उसमें 12B धारा के तहत दोस्तों इन्हें जो फंड दिए जाते हैं। और दोस्तों जो इसका जो विजिटर होता है, यानी कि जो इसका चांसलर होता है, हम कह सकते हैं कुलाधिपति हो सकता है दोस्तों, कुलाधिपति होता है वो दोस्तों राज्य का राज्यपाल होता है। और जो राज्य सरकार होती है वही स्टेट यूनिवर्सिटी को संभालती है। इसके बारे में भी दोस्तों हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ये प्रांतीय अधिनियम के तहत प्रांतीय अधिनियम द्वारा दोस्तों इन्हें स्थापित किया जाता है। और दोस्तों जो इसका चांसलर होता है, चांसलर कह सकते हैं इसका दोस्तों राज्य का राज्यपाल होता है। पिछली वीडियो में भी दोस्तों इसके बारे में हमने कुछ डिस्कशन किया था। इसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं जो यूजीसी की एक्ट है 1956 का, उसकी दोस्तों धारा 12B, इसके अंतर्गत दोस्तों जो ये कह सकते हैं ये फंड मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को फंड मिलते हैं। और दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो टोटल हम कह सकते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनकी जो संख्या है वो 459 है, 459। और इनमें से दोस्तों हम कह सकते हैं कि जिन्हें यूजीसी फंड रेज करता है, यानी कि उन्हें वित्तीय सहायता देता है, उनके विकास के लिए कार्यरत रहता है, उनमें से दोस्तों टोटल ये 267 यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप इनको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों इसी में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी दोस्तों, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ बनी थी वो दोस्तों कोलकाता, और दोस्तों वो कह सकते हैं कि कोलकाता, मद्रास और मुंबई में बनी थी। कोलकाता, मुंबई, मद्रास ये दोस्तों बनी थी 1857 में। ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज है दोस्तों, आप इन्हें भी नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों हमारी आती है डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी आती है डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों जो यूजीसी होता है, यूजीसी की सलाह पर दोस्तों डीम्ड यूनिवर्सिटीज को बनाया जाता है। जो यूनिवर्सिटी दोस्तों जैसे कोई स्पेसिफिक किसी फील्ड में किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अपना जो कार्य करती है दोस्तों, उस यूनिवर्सिटी को दोस्तों सामान्य यूनिवर्सिटी के समान ही मान्यता दी जाती है यूजीसी की सलाह पर। MHRD द्वारा हमारे ह्यूमन कह सकते हैं दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा दोस्तों, हम मंत्रालय के द्वारा कह सकते हैं हम दोस्तों MHRD
पहले भी दोस्तों मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको कई बार बताई है, इसके बारे में पहले भी हमने चर्चा की है, तो आप पिछली वीडियोस को भी देख लें ताकि आपकी रेगुलरिटी लगातार बनी रहे, आपकी कंटिन्यूटी लगातार बनी रहे। तो ये दोस्तों इन्हें मान्यता देता है यूजीसी की सलाह पर, यूजीसी की सलाह पर, यानी कि यूजीसी दोस्तों देखती है कि कोई भी यूनिवर्सिटी यानी कि कोई भी संस्था है जो वो अच्छी है या नहीं, या उन अपने जो मानदंड है दोस्तों, मापदंड है, उन पर खरी उतरती है या नहीं, उसके हिसाब से दोस्तों यूजीसी की सलाह पर एमएचआरडी डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाता है। इन्हें दोस्तों हम हिंदी में सम विश्वविद्यालय कह सकते हैं। जब दोस्तों ये यूनिवर्सिटी बन जाती है ना, इसके बाद दोस्तों इसमें इन्हें कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं, जैसे दोस्तों ये खुद का दोस्तों सिलेबस और दोस्तों इनका खुद का करिकुलम हो सकता है, करिकुलम। इसके बाद दोस्तों जो इनकी एडमिशन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, एडमिशन। उसके बाद दोस्तों ये फीस को भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। और दोस्तों जैसे होता है ना कि आपने कहीं देखा होगा स्कूल्स में कि डीम्ड टू बी, एफिलिएटेड टू बी, ऐसे दोस्तों ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, इनके अंतर्गत दोस्तों कह सकते हैं कि हम कॉलेजेस आ सकते हैं, ये एफिलिएट कर सकती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी में हम देख सकते हैं कि जो कह सकते हैं दोस्तों जो यूजीसी की धारा, यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 3 है दोस्तों, यूजीसी की धारा 3, यूजीसी एक्ट 1956 धारा 3, इसके तहत दोस्तों जो एमएचआरडी है हमारा, एमएचआरडी दोस्तों वो हमारे डीएचई यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डीएचई की सलाह पर दोस्तों कह सकते हैं कि इन्हें जो स्टेबलाइज करवाता है दोस्तों, जो इनकी जो गुणवत्ता है, इनकी जो आवेदन यानी कि जो अप्लाई करते हैं दोस्तों कि हमें हमारी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उनको दोस्तों इनके लिए जो कह सकते हैं कि ये जो डीएचई है वो दोस्तों काम करता है, एमएचआरडी को अपना सलाह देता है, तो दोस्तों उसके लिए ये उत्तरदायी हो सकता है, उत्तरदायी होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, और क्या जानने को है डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में दोस्तों, एक चीज़ और आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 2015-16 में दोस्तों केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। और दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान में इन यूनिवर्सिटीज की संख्या है दोस्तों, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की संख्या हम कह सकते हैं दोस्तों, डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या दोस्तों 146 है दोस्तों, 146। और इनमें से दोस्तों जो 67 यूनिवर्सिटीज हैं दोस्तों, 67 यूनिवर्सिटीज को दोस्तों जो यूजीसी है अपना फंड देता है, वित्त पोषण करता है यूजीसी की धारा 12 के तहत। आपको मैंने पहले भी बताया है, जैसे राज्य सरकार को देता है वैसे ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भी ये फंड देता है यूजीसी इसके लिए उत्तरदायी होता है, इसके विकास के लिए जो 67 यूनिवर्सिटीज हैं इनके लिए दोस्तों ये उत्तरदायी है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, इसके बाद हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। तो दोस्तों प्राइवेट यूनिवर्सिटी दोस्तों हम कह सकते हैं, पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपसे बात की थी, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है दोस्तों, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। और दोस्तों जो यूजीसी अधिनियम है दोस्तों, यूजीसी अधिनियम धारा 25, तो दोस्तों कंपनी अधिनियम धारा 25, कंपनी अधिनियम 1956 कह सकते हैं दोस्तों, इसकी धारा 25, इनके तहत दोस्तों जो ये निजी होती हैं यूनिवर्सिटी, इनकी स्थापना की जाती है, जैसे कोई पब्लिक ट्रस्ट हो गया या कोई संस्था, सहकारी संस्था हो गई दोस्तों, उनको दोस्तों इन जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है और जो दोस्तों कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 है, इनके तहत दोस्तों निजी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज स्टेबलाइज्ड की जाती हैं। इसके बाद दोस्तों इसके जो कह सकते हैं जो यूजीसी के रूल हैं, यूजीसी रेगुलेशन 2003, यूजीसी रेगुलेशन 2003, हाँ यूजीसी रेगुलेशन 2003, इसके तहत दोस्तों इन्हें रेगुलेट किया जाता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो यूजीसी एक्ट है, यूजीसी एक्ट 22, हाँ यूजीसी एक्ट 22 कह सकते हैं हम, यूजीसी एक्ट 22, इसके तहत दोस्तों जो ये कह सकते हैं कि जो दोस्तों ये यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, ये दोस्तों डिग्री प्रोवाइड करती है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जो स्टूडेंट है उसको ये डिग्री प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों इसके बारे में
ये मुख्य बातें हैं। इसके बाद दोस्तों आप कमेंट में ये बताएं दोस्तों कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी थी, आप ये बताएं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं आपको इसी में एक और बात बता देता हूँ कि जो पहली यूनिवर्सिटी थी, याद आ गया अभी, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी दोस्तों, वो पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी, फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी थी दोस्तों? तो दोस्तों वो थी मणिपाल, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। पूरा नाम दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी दोस्तों नॉर्मली से कहा जाता है। तो दोस्तों ये पहली यूनिवर्सिटी थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 1995 में इसे स्थापित किया गया था। और दोस्तों एक बात और कह सकते हैं कि दोस्तों जो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, ये दोस्तों किसी भी कॉलेज को एफिलिएट नहीं कर सकती, यानी किसी के अंडर कोई भी और संस्था नहीं आ सकती, कॉलेज वगैरह नहीं आ सकते। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था डीम्ड यूनिवर्सिटी में एफिलिएट कर सकते हैं, इसके अंदर कॉलेज आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कोई भी कॉलेज अंडर नहीं आता, कोई भी संस्था अंडर नहीं आती, ये दोस्तों एफिलिएट नहीं कर सकती। इसके खुद के कैंपस से दोस्तों कोई भी डिग्री प्राप्त कर सकता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, लेकिन इसकी कोई भी एफिलिएशन नहीं होती, ये खुद की जो दोस्तों कैंपस से ही अपनी डिग्री देता है। इसके बाद दोस्तों हमारी लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। तो दोस्तों जो हमारी लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज हैं उनकी दोस्तों टोटल जो संख्या है वो दोस्तों 6 है। और दोस्तों जो ये लैंग्वेज से संबंधित होती हैं, किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज से संबंधित दोस्तों ये यूनिवर्सिटी होती हैं। भाषा विश्वविद्यालय दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। तो दोस्तों 6 यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें से दोस्तों 3 हम कह सकते हैं कि दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। हम कह सकते हैं दोस्तों 3 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और दोस्तों 3 हैं जो वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। इनके बारे में आपको पता ही चल चुका है, तो आप इन्हें नॉर्मली समझ सकते हैं। तो दोस्तों जो 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें दोस्तों हम कह सकते हैं जो ये हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और जितनी भी मतलब दोस्तों फॉरेन लैंग्वेज होती हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों, उन्हें बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं। और जो 3 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं दोस्तों, ये संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने हेतु हम यहाँ पर लिख सकते हैं। दोस्तों आप इसे भी नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम इसी में कह सकते हैं कि जो एक और पॉइंट आता है हमारा, इसी में दोस्तों एक और पॉइंट हमारा बनता है लैंग्वेज से संबंधित दोस्तों, जो हो रहा है हमारा क्लासिकल लैंग्वेज। तो दोस्तों इसे हम शास्त्रीय भाषा हिंदी में लिख सकते हैं, शास्त्रीय भाषा। इसमें हम कह सकते हैं दोस्तों जो हमारी संविधान की अनुसूची 8 है उसमें 22 जो भाषाएं हैं उन्हें मान्यता प्रदान की गई है, 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। और इनमें से दोस्तों कुछ भाषाएं हैं जिन्हें सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने दोस्तों कह सकते हैं शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है, शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है। तो इनमें से दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उनको दोस्तों बढ़ावा देने के लिए, उनके विकास के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके प्रमोशन के लिए, उनके अपग्रेडेशन के लिए दोस्तों, उनमें रिसर्च करने के लिए दोस्तों इनका कह सकते हैं शास्त्रीय भाषाओं को बनाया गया है, इन्हें एक दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसके लिए दोस्तों कोई मतलब कह सकते हैं क्राइटेरिया है, उसमें क्राइटेरिया में दोस्तों 4 मुख्य बातें आती हैं। पहला तो दोस्तों जो कोई भी लैंग्वेज है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है उसमें दोस्तों हम कह सकते हैं कि वो 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। और दूसरा दोस्तों, पहली बात हो गई। दूसरा दोस्तों हम कह सकते हैं कि उसका खुद का साहित्य होना चाहिए। और तीसरी बात दोस्तों हम कह सकते हैं कि उसका जो साहित्य है वो किसी अन्य भाषा से नहीं होना चाहिए दोस्तों, यानी कि वो खुद लैंग्वेज होनी चाहिए दोस्तों, किसी अन्य भाषा से वो उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि मौलिक भाषा होनी चाहिए। और चौथी बात दोस्तों, जो इसका साहित्य है दोस्तों, यानी कि वो पुराना होना चाहिए, इसका साहित्य पुराना होना चाहिए। और दोस्तों जो वर्तमान में जो लोग हैं उन्हें मान्यता देता हो दोस्तों, वो आज के लोग जो उसे मान्यता देते हो। तो चौथी बात कह सकते हैं दोस्तों, मान्यता प्राप्त कह सकते हैं दोस्तों, पुराने ग्रंथ वगैरह हो। और इसी में दोस्तों यही बात आ जाती है कि जो वो ग्रंथ है उनकी दोस्तों भाषा पुरानी हो और उनमें डिसकंटिन्यूटी हो सकती है दोस्तों। आपकी मतलब पहले अगर उनकी भाषा थोड़ी अलग टफ थी और बाद में बदल गई है, वर्तमान में बदल गई है, उनमें थोड़ी बहुत डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। लेकिन ये 4 बातें हैं दोस्तों, ये हम कह सकते हैं शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से दी गई हैं विकिपीडिया पर दोस्तों, यही 4 बातें हैं। और दोस्तों हम कह सकते हैं इन्हीं के बारे में आज की वीडियो थी।
तो दोस्तों हम आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। इस प्लेलिस्ट को हम जल्दी से जल्दी खत्म कर दें और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सॉरी दोस्तों, थोड़ा जुबान का खगलाना हो जाता है कभी कभी। और दोस्तों अगली वीडियो भी जल्दी आएगी, तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस प्लेलिस्ट को हम जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम अगली प्लेलिस्ट किस टॉपिक से रिलेटेड बनाएं, किस विषय से रिलेटेड बनाएं। जो हमारी 10 यूनिट है उसमें से दोस्तों ये जल्दी ही कवर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम अगली यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों। Prep Guru Saravjit, Smart Study for Sure Success.